Hi there, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members and enjoying your holidays with our online classes. आज बहुत दिनों के बाद बेटा हम लोग सामने से रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं। उसमें भी आप ही मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको नहीं देख पा रही हूँ। मन की आँखों से देख सकती हूँ कि आपको देखकर मुझे खुशी हुई होगी इतने दिनों बाद। एज हम संस्कृत ले रहे हैं आपका, क्योंकि मैं आपका संस्कृत ले रही हूँ, तो संस्कृत में मेरे दिखने से ज़्यादा ज़रूरी बुक दिखना है ना। तो अगर आपको बुक में एक एक वर्ड्स क्लियर होंगे तो मैं वैसे भी आपको दिखूँगी, है ना। सही कह रहे हैं ना। अगर बुक में एक एक वर्ड्स आपको क्लियर हैं, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, स्पेशली संस्कृत के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बुक से एक एक चीज़ें बताऊँ और आपको क्लियर हो। And I'm really very happy that now many of you are not having any confusion regarding Sanskrit and regarding my lectures, and you all are enjoying the classes and you are understanding each and everything as you are commenting and leaving your comments in the comment box of my channel. Okay, so कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये समय थोड़ा सा तो परेशानी देने वाला है सबको, हम सबको थोड़ी परेशान कर रहा है, लेकिन हम लोग को सिचुएशंस को देखते हुए इस समय स्कूल खोलना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो किसी भी तरीके से, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। तो मेरी आपसे यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट है कि इन ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर उपयोग कीजिए और पढ़ाई में कीजिए। केवल अपना टाइम इधर उधर गॉसिप में व्यतीत करना या केवल गॉसिप करना और टाइम वेस्ट करना या वीडियो देखना और एवं ही देख लेना और उसके बाद उसका कुछ फ्रूटफुल यूज़ ना हो अगर आपके लिए, तो बेटा कोई मतलब नहीं है ना। तो आप अपने इस टाइम को फ्रूटफुली यूज़ करिए। बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य बनाइए, बढ़िया खाइए, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक दिन तो स्कूल खुलेगा ही, और आपको जब आप इतने दिनों बाद स्कूल आएंगे, इतने मंथ्स बाद, तो उसके लिए आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि बाहरी चीज़ों का आप पर कोई बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े। तो ये बहुत गोल्डन टाइम है, अगर हम इसे पॉजिटिवली लें तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है जिसमें कि आप अपने मन का काम घर में रह करके कर सकते हैं और इसके साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना स्वास्थ्य बना के रख सकते हैं। और कभी बोर हो तो मम्मी पापा की हेल्प कर दीजिए, है ना। तो इससे बढ़ के क्या होगा। Now regarding your studies, I want to tell you that you all are knowing that our first half yearly examination are going to start from 24th of August, है ना। मैंने उससे संबंधित सिलेबस आपको भेज दिया था, और चूँकि किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न नहीं था तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल समझ में आ गया होगा बहुत इजीली कि क्या आपका सिलेबस है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा सिलेबस और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा एक आपको समराइज़ कर दूं, ताकि इंट्रोडक्शन दे दूं उसका सिलेबस का, और थोड़ा सा रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आप मेहनत से पढ़ तो रही ही हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, बट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपको लगेगा कि आपका पढ़ना फ्रूटफुल रहा। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपका सिलेबस आपको बता रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके कोर्स में पहले 7 चैप्टर थे संस्कृत के, लेकिन अब वो टोटल कट के 5 रह गए हैं, है ना। और 5 में भी मैंने आपको 2 चैप्टर, स्टार्टिंग में 3 चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें से भी सेकंड चैप्टर जो आपका है वो कट गया है रिगार्डिंग यूपी बोर्ड सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, ठीक है ना बेटा। तो अब आपके 5 ही चैप्टर बचे। तो अब चूँकि एक नया चैप्टर पढ़ाने का, क्योंकि नए चैप्टर पढ़ाने में आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, टाइम नहीं है, और फिर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए नया हाफ ईयरली के अलावा। तो इसलिए अभी आपको मैं केवल 2 चैप्टर्स ही
दे रही हूँ। वैसे 3 देती, लेकिन चूँकि सेकंड चैप्टर आपका कट गया है तो, और हम लोग ने काफ़ी पढ़ भी लिया था उसे, बट अभी आप उसे नहीं पढ़िएगा क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन में भी नहीं है बोर्ड के द्वारा, ऐसा बताया गया। आपको पता है ये चीज़, क्योंकि मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस आपको हैंड रिटन भेज दिया था और आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सारे बच्चे उसे अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि इधर उधर आप लिखेंगे या PDF पे छोड़ देंगे तो कल को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कल को ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाए या PDF कहीं इधर उधर हो जाए आपसे, फ़ोन की भी क्योंकि अपनी एक मेमोरी होती है हर फ़ोन की, तो इसलिए आप उसे अपने फाइनल फेयर कॉपी में लिख लीजिए फाइनली। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिखा है तो अब से लिख लीजिए, अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई है। तो हम लोगों का जो चैप्टर आएगा आपके एग्ज़ाम में, वो पहला फर्स्ट पार्ट है वंदना और तीसरा पार्ट है पुरुषोत्तम राम। ठीक है, तो ये दोनों ही चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं। दूसरे चैप्टर ये पुरुषोत्तम राम है, इसमें 2 से 3 श्लोक, 2 श्लोक बाकी थे, वो मैं आज जो वीडियो भेज रही हूँ वो कंप्लीट हो गया है, उसमें आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है उसको पढ़ने का और रिवाइज़ करने का, क्योंकि जो नया इंक्लूड इस वीक आपके में हो रहा है वो केवल 2 श्लोक हो रहे हैं, बाकी सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको, जब आप वीडियो देखेंगे बेटा, क्योंकि कई बार हम लोग वीडियो पहले भी शूट कर लेते हैं क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होती है और बाकी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से वीडियो हम लोग थोड़ा सा एडवांस में कम से कम 1 हफ्ता बना के चलते हैं, ताकि बच्चों को सफ़र ना करना पड़े और स्कूल का जो सिस्टम चल रहा है उसको हम लोगों के कारण सफ़र ना करना पड़े। तो पहली चीज़ तो मैं आपको उसमें ये बताऊंगी कि जो वीडियो आपने देखा, जो आप देखेंगे अभी इस वीडियो के साथ पढ़ने वाला, उसमें मैंने आपको लिखा है कि, उसमें मैंने आपको बोला है कि बेटा मैं आपको पुरुषोत्तम राम के क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। लेकिन अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा और उसके साथ आपने गौर किया होगा कि मैंने पहले ही लास्ट वीक ही, जैसे ही मुझे पता चला कि आपके 24 अगस्त से एग्जामिनेशंस होंगे, तो चूँकि 2 से 3 ही श्लोक आपके बाकी थे तो इसलिए, और जो क्वेश्चन आंसर भी बन रहे थे वो उन सारे श्लोक्स को इंक्लूड कर ले रहे थे जो आपको पढ़ा चुकी थी जितना चैप्टर में, तो वो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लास्ट वीक ही भेज दिए थे। ठीक है, तो इस वीक में मैं आपको कुछ भी नया नहीं भेज रही हूँ, केवल 2 श्लोक भेज रही हूँ और वो 2 श्लोक आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपने वो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो काइंडली उसे आप कर लीजिए ताकि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक तो वंदना आएगा और दूसरा पुरुषोत्तम रामा आएगा। फिर आप शब्द रूप और धातु रूप पहले बच्चे कर चुके हैं। पहले जो हैं, जो बच्चे पुराने हैं, मतलब हमारे स्कूल के या जो यूपी बोर्ड से पढ़ कर के बच्चे आए हैं, वो जानते हैं कि क्या होता है शब्द रूप और धातु रूप। उसमें हमें कुछ पढ़ाना नहीं होता है, केवल आपको लर्न करना होता है। तो बेटा आप अपनी बुक में पीछे देखेंगे, और जो नए बच्चे हैं, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, वो सुन लें कि आप अपनी बुक में जहाँ पर संस्कृत का पोर्शन दिया है वहाँ पर देखेंगे या सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपको शब्द रूप और धातु रूप वहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। मैं इसलिए शॉर्ट नहीं कह रही हूँ कि संस्कृत के पोर्शन के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और हो सकता है कि आपने अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स ली हों। ठीक है, स्कूल से जो पब्लिकेशन बताया गया था, हो सकता है आपने उसके अलावा बुक ली हो, क्योंकि आपके क्लासेस तब शुरू हो गए थे जिस समय लॉकडाउन था। तो हो सकता है आपको जो भी बुक मिली हो आपने वो ली हो। तो आपकी बुक में जो शब्द रूप और धातु रूप आपको मिलेंगे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो या किसी ने मेरा वो वीडियो ना देखा हो, कि आपको आपकी जहाँ पे संस्कृत के सारे चैप्टर्स ख़त्म हैं बेटा, या तो वहाँ पर मिलेंगे और नहीं तो जहाँ पर आपकी पूरी बुक लास्ट चल रहा है बुक का, वहाँ पर आपको शब्द रूप और धातु रूप मिलेंगे। तो शब्द रूप मैंने एग्ज़ाम में 2 दिए हैं, राम और हरि। आपको पता है कि शब्द रूप जो हैं वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के होते हैं, और इसमें राम और हरि का शब्द रूप आपको याद करना है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, उसी तरह से याद करना है जैसे कि आप लास्ट ईयर तक याद करते थे बालक का रूप या हरि का रूप या गुरु का रूप, है ना, बालक बालको बालका, उस तरह से आपको याद करना है। और उसके अलावा एक धातु रूप दिया है आपको गम।
किसका? गम। गम मतलब जाना। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति वाला धातु रूप। ये धातु रूप आपको एक ही धातु रूप दिया है, तो आप वो सारे लकारों में याद करिएगा। तो लर्न करने का काम आपका है, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो लर्न कर भी लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस भेज दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद याद कीजिए, जब मैं आपको वंदना पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक PDF भेजा था। ध्यान से सुनिए, जब मैं आपको वंदना पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको एक PDF भेजा था, जिसमें कि मैंने जो आपके चैप्टर में संधि विच्छेद के शब्द आए थे उनको पढ़ाते समय संधि विच्छेद किया था, और आपको बताया भी था कि बेटा ये ऐसे लिखना है, लेकिन आप किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना करें या आपसे कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैंने संधि विच्छेद की आपको पेजेस PDF में भेजे थे। याद आया आपको? और आपको लिखा था नीचे नोट कि काइंडली नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। सारे बच्चों के पास वो होगा ना? अगर आपके पास नहीं है या आपने उसको नहीं नोट किया होगा तो सारे बच्चों के पास देखिए। अगर आपने उसको लिख लिया होगा, अगर आप रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये संधि विच्छेद एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तब तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि आपका हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लेना पड़ेगा या 2 हाफ ईयरली होंगे या क्या एग्ज़ामिनेशन का प्रारूप होगा, तब हमें कुछ भी नहीं पता था। बट हमें इतना पता था कि आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके आज नहीं तो कल एग्ज़ामिनेशन ज़रूर होंगे। और वो वीडियो में भी और PDF में भी मैंने दोनों में मेंशन किया था कि इन संधि विच्छेदों को आप हवा में मत लीजिएगा, इनको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो वो संधि विच्छेद जो 1 या 2 पेज होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर्स के 2 ही पेज होते हैं, जो कठिन शब्द हैं जिसमें वास्तव में संधि हो सकती है, केवल वही शब्दों के संधि विच्छेद आपको मैंने भेजे थे। तो वो संधि विच्छेद भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? सो रिगार्डिंग सिलेबस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक चैप्टर 1 वंदना, एक चैप्टर 3 पुरुषोत्तम राम, फिर शब्द रूप राम और हरि का, धातु रूप गम का, और संधि विच्छेद जो है वो कक्षा में कराए गए उदाहरणों का, जो कि हमने आपको PDF में भेजा है पाठों से। ठीक है, अब चूँकि मैं आपको संधि अभी नहीं दे रही हूँ, उसके 2 रीज़न हैं कि एक तो अब आपकी केवल एक संधि कोर्स में रह गई है। ठीक है ना? संधि इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि एक तो दीर्घ संधि और गुण संधि पहले 2 संधियाँ कोर्स में थी, तो हम लोग दीर्घ संधि बच्चों को एग्ज़ाम में हाफ ईयरली के देते थे। लेकिन एक तो अब आपकी केवल एक संधि ही आपके कोर्स में रह गई है, और दूसरी बात यह है कि दूसरी चीज़ ये है बेटा कि अभी मैंने आपको संधि का टॉपिक शुरू नहीं किया। अभी मैं आपको वो संधियाँ बताते जा रही हूँ स्वर संधि में जो आपके चैप्टर में आ रही हैं, क्योंकि जब हम लोग 1-2 चैप्टर पढ़ा लेते हैं उसके बाद संधि पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि संधि क्या है, तो उससे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि किस तरह से हम शब्दों का संधि विच्छेद वगैरह करेंगे। और चूँकि अब अगर आपको पढ़ाऊँगी मैं संधि, क्योंकि लास्ट वीक तो मैं नहीं पढ़ा पाई, आप लास्ट वीक मुझे चैप्टर कंप्लीट करना था, और अगर अब मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊँगी तो पढ़ाने को तो मैं आपको पढ़ा दूँगी, और 99% मैं श्योर भी हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्योंकि संस्कृत का आपका वीक में एक ही टर्न हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो नई संधि और गुण संधि कठिन भी है, दीर्घ संधि जो थोड़ा सरल संधि थी, जो मैंने आपको बताई भी है चैप्टर में, जैसे नियत धनात्मा, नियत आत्मा, इस तरह के शब्द आपको मैंने क्लास में बहुत सारे बताए हैं, क्लास मतलब वीडियोस में बताए हैं दीर्घ संधि के शब्द, और एक आध बार उसमें गुण संधि भी आई है, तो मैंने आपको वहाँ पर संधि विच्छेद तो बताया है। लेकिन नए शब्दों का आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसमें 2 से 3 लेक्चर्स मुझे आपको लेने होंगे, तभी आप उससे फ्रूटफुली अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे बाहर के शब्द भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है? और 9th क्लास में हम आप लोगों को उसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं कि आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अगले साल कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो इसलिए मैं आपका संधि अभी नहीं शुरू कर रही हूँ। हाँ,
अब जब ये यूनिट टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा और चूँकि आपका चैप्टर सेकंड ख़त्म भी हो गया है, तो अब जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन के बाद आपका चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले मैं संधि ही लूँगी, ठीक है। और इसके अलावा एक हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन और भी होगा आपका। अब देखिए वो कैसे होता है, अगर स्कूल खुल जाता है तो मे बी ऑफलाइन हो, अगर स्कूल नहीं खुलता है तब तक तो मे बी हो सकता है ऑनलाइन हो। उसमें गुण संधि पूछी जाएगी, ठीक है। ये पूरा 2 से 3-4 मिनट मैंने संधि पर इसलिए आपको क्लियर करके सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि फिर कई बार बच्चे बताई हुई चीज़ को पता नहीं क्या समझते हैं और पूछते हैं। तो मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जो चैप्टर्स, जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में आए थे चैप्टर्स में, और जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और जिनका मैंने आपको PDF भेजा है, आपको उन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। क्योंकि 1-2 बच्चों ने मुझसे काफ़ी अजीब तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल क्लियर किया था और बच्चों ने भी उसमें काफ़ी पॉजिटिवली उसका रिस्पांस दिया था कि समझ में आया, बट शायद 1-2 बच्चों को ना समझ में आया हो, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को ही अभी छोड़ दिया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसलिए ताकि आपके लिए एग्ज़ामिनेशन बढ़िया रहे, सिंपल रहे। और एक चीज़ और भी मैंने ध्यान दी है का मतलब सिलेबस तो ऑलरेडी आपका बोर्ड से ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनका सारे बच्चों का ध्यान देना हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो काफ़ी बच्चे जो नए एडमिशन वाले हैं वो संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो मे भी वो ICSE बोर्ड से आए हों और उन्होंने प्रीवियस स्कूल्स में ना पढ़ी हो, तो उनके लिए ज़्यादा कठिन ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं क्योंकि कुछ बच्चों ने ये बोला था कि मिस किस तरह से कि काइंडली सेंड अ मॉडल पेपर फॉर द एग्जामिनेशन। सो बेटा, आई एम टेलिंग यू, आई एम clearly I am telling you here that I will not send any model paper of Sanskrit because it is a simple subject और आप सबको समझ में आ रहा है, सिलेबस बहुत कम है। हाँ, मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़ लीजिए, चैप्टर में जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, शब्दों के अर्थ आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको 2 से 3 बार, हर एक लाइन आपको 2 से 3 बार पढ़ाई है, लिखवाई है, आपको नोट्स भेजे हैं, ठीक है। तो संस्कृत कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, संस्कृत कोई बहुत बड़ा सरदर्द नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से करेंगे, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत में बिल्कुल मैथ्स की तरह आपको नंबर मिलते हैं। जितना आप करेंगे, अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको संस्कृत में 100 में 100 भी मिलते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पर तो MCQ टाइप आपका क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें 3 में से एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट बताना है जो क्वेश्चन का आंसर है, और इसमें आपको कुछ लिखना भी नहीं है। तो इसलिए आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पूरे मार्क्स आपके मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिंदी के पेपर के साथ ही आपका संस्कृत का पेपर आएगा, और दूसरी चीज़ ये कि हिंदी के साथ ही आपका संस्कृत का पेपर आएगा, और दूसरी चीज़ ये कि संस्कृत केवल 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? संस्कृत केवल 10 मार्क्स का आएगा, और 30 मार्क्स का आपका हिंदी आएगा, जो आपको शिवानी मिस पढ़ा रही है। क्योंकि बोर्ड का भी यही रूल है कि 70:30 का रेशियो दिया जाता है बोर्ड में भी, हिंदी और संस्कृत में। तो आपका केवल 10 मार्क्स का ही संस्कृत आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये संस्कृत के नंबर ही आपके हिंदी के मार्क्स को इन्हांस करेंगे। समझ में आ गया? बढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, चूँकि आपसे पहले मैंने आपको बताया था कि शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे शब्द अर्थ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे ये कहा था कि शब्द अर्थ आप पढ़ेंगे, रटेंगे ज़रूर, कॉपी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनुवाद में आपको ईच एंड एवरी वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं है। तो आई कांट गिव यू लाइन्स और पैराग्राफ्स और श्लोक कि आप उसका अर्थ लिख सकें। तो आपसे संस्कृत के शब्दों का अर्थ यहाँ पर पूछा जा सकता है।
इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि मैम ने अभी तक तो कहा था कि शब्द अर्थ नहीं आएगा। मैंने कहा था शब्द अर्थ नहीं आएगा, मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपका जो सेकेंड हाफ ईयरली बोर्ड के पैटर्न पे बनेगा उसमें नहीं आएगा। लेकिन चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपसे यहाँ पर 1-2 वर्ड्स के अर्थ पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपकी बुक में जो शब्द अर्थ दिए हैं अनुवाद के साथ साथ आप उनको पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद सब्जेक्ट में क्या कंटेंट है, मतलब जैसे वंदना पाठ में आप क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। श्री राम पुरुषोत्तम राम जो चैप्टर है आपका, उसमें आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कौन से गुणों की चर्चा है, इन सब के बीच से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया? फिर दूसरा मैंने आपको संधि विच्छेद बता ही दिया, एक शब्द अर्थ बता दिया आपको कि 1-2 वर्ड्स आ सकते हैं, अनुवाद के फॉर्म में भी आ सकते हैं। वो अनुवाद के एक्चुअली अनुवाद क्या है? अनुवाद अर्थ है। अनुवाद अर्थ जैसे अगर मैं इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो शब्द है, इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, यही मॉडल पेपर है, मैं ओरल बता रही हूँ आपको। तो मान लीजिए इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो है, तो इसका मतलब है इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए, है ना। तो अब जब आप अनुवाद लिखेंगे तो भी आप यही लिखेंगे इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए, और जब आपसे अर्थ पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा। तो इसलिए उसमें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि चैप्टर किस लिए कहा गया है, चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी है। इसके बाद संधि विच्छेद मैंने आपको बता दिया कि जो आपको क्लास में कराए गए हैं उसमें से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप में आपसे 2 तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में बनते हैं, और वही आपसे पूछा जाता है। 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और वही आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और वही आपसे यहाँ भी एग्ज़ाम में उनमें से कोई पूछा जाएगा। कि एक तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गम शब्द का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, तो वो आपको रटना होता है, ठीक है। कि जैसे गम शब्द का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, तो गम शब्द में लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे आता है जैसे पूछ लिया जाएगा गच्छन्ति शब्द आपको दे दिया जाएगा गच्छन्ति, और आपसे पूछा जाएगा ये किस लकार का कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है और कौन सी धातु है। तो आपको पता होना चाहिए कि गच्छन्ति शब्द जो है, तो जब आप याद करते हैं शब्द रूप गच्छति गच्छतो गच्छन्ति, है ना, याद करते हैं ना इस तरह से गच्छति गच्छतो गच्छन्ति, इस तरह से याद करते हैं ना बेटा। तो जब आप याद करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गच्छन्ति शब्द जो है वो गम धातु का है, ठीक है, गम धातु का है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। समझ में आया? समझ में आया? इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा और गम धातु का रूप देखिएगा अपनी बुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो दूसरे स्कूल से आए जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उनको भी समझ में आ रहा होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, गच्छन्ति शब्द को शब्द रूप में ढूंढेंगे, धातु रूप में ढूंढेंगे, और आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप शब्द रूप देखेंगे रामेति, मान लीजिए रामेति शब्द दिया है आपको या रामो शब्द दिया है, तो आपको यही पूछा जाएगा कि ये किस पुरुष और किस वचन का है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन राम का रूप बताइए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन राम का रूप बताइए। तो उसमें 3 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ठीक है। तो आप उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। एंड आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पेपर। काइंडली रीड थैरली। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। एंड वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर नहीं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़िए,
मन लगा के पढ़िए, जितना भी पढ़ाया है वीडियोस देखिए, केवल मेरे ही नहीं सारे टीचर्स के, अपने नोट्स से पढ़िए, बुक के बीच से पढ़िए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको बाकी टीचर्स ने भी शुरू से बताया होगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एंड आई प्रे एंड आई होप कि आपको पूरे 100% मार्क्स न केवल संस्कृत में बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। बाहर चूँकि कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया पढ़िए, बढ़िया सोइए और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो बी हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।